हेलो एंड वेलकम अगेन। चलिए अब हम लोग इस वीडियो से क्या स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो आपके बोर्ड सिलेबस में ना क्या है, ये 9 to 10 मार्क्स का आता है। 9 to 10 मार्क्स में ये चला आता है। अब आप कहेंगे कि सर लेकिन ये है भी बहुत ट्रिकी। तो ट्रिकी के वजह से ही आप सोचिए 9 to 10 मार्क्स मतलब समझ रहे हैं, एक चैप्टर केवल और केवल आपके बोर्ड के परसेंटेज पे 2% का इम्पैक्ट डाल देगा, है ना। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10 मार्क्स में आ गया तो 2% आपका इंक्रीज या डिक्रीज कराएगा। और इस वजह से जरूरी है कि हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखें और समझें। और मैं गारंटी देता हूं कि बिल्कुल बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि केमिस्ट्री का वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल है उसको एक्सप्लेन करे, वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with electrical and chemical energy is called, क्या बोलेंगे भाई उसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो अब आपसे ना बोर्ड में कोई ये चीज पूछने वाला बिल्कुल नहीं है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर भी अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना तो हम लोग अच्छे से समझ लें, प्लान पूरी तरीके से बना लें। जब आप ना कोई बुक पढ़ते होंगे ना तो बुक से ये चैप्टर ना आधा अधूरा ही समझ में आता होगा। उसका पैटर्न ही ऐसा बनाया गया है बुक्स में या इवन सिलेबस में जो आधा अधूरा समझ में आए। अगर आपको पूरा समझना है तो आपको जरूरी है कि आप इसको पढ़ने का पैटर्न समझ लें, तब बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले ना जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोगों को पढ़ना कैसे चाहिए, पहले तो ये जान लो। अगर पढ़ना नहीं जाने ना तो कुछ नहीं जाने, तब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका 10 मार्क्स 9 to 10 मार्क्स डिडक्ट होना ही होना। तो देखो सिलेबस में क्या दिया है ना, पहले तो दिया है रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टिविटी, फिर कंडक्टेंस, फिर कंडक्टिविटी, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर पता नहीं क्या, फिर डाइल्यूशन लॉ, फिर आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फिर आपका एप्लीकेशन। तो इस तरीके से ओरिजिनल पैटर्न ये नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने का। इस चैप्टर को ना हम लोग 3 पार्ट में करके तब समझते हैं, तभी हम लोगों को समझ में आता है। अब वो 3 पार्ट क्या है भाई, तो सबसे पहला पार्ट क्या है ना, सेल की बात करते हैं हम लोग। सेल मतलब कौन सा, बायोलॉजी वाला सेल नहीं। वो सेल वो एक ऐसा डिवाइस हम लोग बनाते हैं जिससे कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिवाइस की बात हम लोग करते हैं पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में ना इस डिवाइस से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन यानी कि मेजरमेंट है उसको पढ़ते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमेशा मेजरमेंट को पढ़ना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ सेल। अब एनसीईआरटी में क्या कर दिया कि पहले मेजरमेंट दे दिया बाद में सेल दे दिया। पहले मेजर किसको करना है वही नहीं पता है, अब बच्चे को वही से गड़बड़ी। तो समझना जरूरी है, समझने का इसी वजह से टीचर का रोल मिलता है ना। और तीसरे पार्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ सेल पढ़ना चाहिए। अब एप्लीकेशन ऑफ सेल में क्या चीजें आती हैं, सेल में क्या चीजें आती हैं, इसको हम लोग समझ लें। तो देखो सेल 2 ही टाइप के होते हैं भाई। एक तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दुनिया में जितनी भी आप बैटरी देखते हैं उनमें से ना इन दोनों का ही कंसेप्ट लगा हुआ होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहिए या गैल्वेनिक सेल कहिए या डेनियल सेल कहिए। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। तो ये 2 सेल का कंसेप्ट हम लोगों को समझना है। अब उस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को हमेशा तैयारी करनी पड़ती है और इसी के मेजरमेंट के बारे में ना हम लोगों को पढ़ना है। तो मेजरमेंट तो तभी समझ में आएगा जब हम लोगों को सेल समझ में आ जाएगा। और उसका एप्लीकेशन में क्या आता है, तो आप बताइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशन में आपको क्या दिनचर्या में देखने को मिलता है, आप डे टू डे लाइफ में क्या चीजें देखते हैं।
आप देखते हैं बैटरी अपने रिमोट का, अपने रिस्ट वॉच का, अपने वॉल वॉच का, है ना। आप अपने जिस सिस्टम से पढ़ रहे हैं उस सिस्टम का भी, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, उसकी बैटरी, है ना। तो बैटरी आती है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ सेल में, बैटरी आता है। और बैटरी के ढेर सारे टाइप हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बैटरी, फिर हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी, फिर हम लोग बोल देते हैं फ्यूल सेल, है ना। तो वो सारी चीज़ें अभी फिलहाल हम लोग किसके इस पर्टिकुलर वीडियो में ना हम लोग किस पे फोकस करने वाले हैं, तो सेल को। तो जब सेल समझ में आ जाएगा तभी हम लोग मेजरमेंट वाले पार्ट पे जाएंगे। अब जरा सोचिए कि सेल में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ना है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब मान लीजिए जिस बच्चे को अभी तक कुछ आया ही नहीं, वो कैसे पढ़ेगा भाई। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो अब जो भी बच्चे को बताएंगे ना एकदम जीरो से बताएंगे। तो इस वजह से मैं ना यहाँ पर एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में, और इसको मैं लेके जाऊंगा SHE तक, मतलब आधे रास्ते तक इस पर्टिकुलर वीडियो में। और उसके अगले वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ेंगे, और उसके अगले वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को पढ़ेंगे। मतलब ये सेल जो है मैं 3 वीडियो में 3 पार्ट में कवर करने वाला हूं आपके लिए, तो ध्यान रहे। और जब तक ये तीनों क्लियर नहीं होगी ना तब तक ये चीजें आपको समझ में ही नहीं आएगी। मैं बार बार बोलूंगा कि पहले इसको अच्छे से कवर करो, फिर ये और ये चीजें आसान हो जाएंगी। और इससे क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो 3 to 5 मार्क्स वाले सारे वेटेज के क्वेश्चन है। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या चीज है। तो SHE पे क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे भी क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे भी क्वेश्चन अगर आ दिया तो 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। ये ध्यान रहे। कई बार क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेता है, 3 पॉइंट डिफरेंस, तो वो भी 3 मार्क्स का ही आपका है। तो ये पार्ट ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत फेमस है, और बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस में ना मेजर कंसेप्ट इन्हीं तीनों का रहना है। मतलब अगर हम 3 कंसेप्ट पढ़ लें तो हमारा 3 मार्क्स क्लियर है। अब उसके बाद भी तुम नहीं पढ़ोगे, और वो भी मैं पूरा स्टोरी में बताने वाला हूं एकदम। एक बार स्टोरी सुन लो ध्यान से, सारी चीजें क्लियर है ना। तो ध्यान से बस देखते जाओ, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेल की बात। तो सेल तो भैया ऐसे समझ में आने से रहा। मैं ना बात करता हूं अब एकदम बेसिक चीज से, क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर। बस के कंडक्टर की बात नहीं हो रही है यहां पर, ध्यान रहे बच्चे। यहां पे उन चीजों की बात हो रही है ना जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, किसको कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को। अब ऐसे तुम दुनिया में क्या क्या चीजें जानते हो जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता हो, मतलब चलाता हो। तो आप कह सकते हैं कि सर मेटेलिक कंडक्टर होता है। सॉलिड में अगर आप जाएंगे तो मेटेलिक कंडक्टर मिलता है आपको, है ना। जैसे लोहे का रॉड अगर तुम देखो तो वो हीट भी कंडक्ट कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर देता है ना। ऐसे सॉलिड सबस्टेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं। इसमें ना एक ग्रेफाइट भी आ जाता है, तुम 9th-10th में पढ़ के आए हो, जो कि मेटेलिक नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्लियर है ना, तो इतना हमको पता है। दूसरा आता है ना बच्चे क्या, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का मतलब क्या समझते हैं आप बताइए। सारी चीजें एकदम जीरो से मैं उठा रहा हूं, 8वीं-9वीं क्लास से, तुम्हें 4 से 5 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाना है। तो देखो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होता है, तो कोई भी सॉल्वेंट जिसमें तुम आयंस को डिसॉल्व कर सको उसका सॉल्यूशन बना लेते हो। जैसे NaCl को पानी में डिसॉल्व कर लेते हो तो सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब जरा सोचो कि हमने NaCl को पानी में डिसॉल्व कर लिया, अब उसमें हम रॉड डालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है ना, कोल्ड वेदर में या ऐसा समझ लो विंटर सीजन में जब इमर्जिंग रॉड डाल के हम लोग पानी गर्म करते हैं, इनिशियली अगर तुमने उसमें हाथ डाला तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा और तुम्हें करंट लग जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद जब सारे आयंस उस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, इमर्जन रॉड थोड़ा गंदा होना दिखना चालू हो जाता है ना, उस पर ऐसा लगता है कि मिट्टी इकट्ठा हो गई है, एक्चुअली वो क्या होता है, आयंस होते हैं, मिनरल्स होता है, वही डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद तुम अगर हाथ डालते हो ना, ये लेकिन अपने रिस्क पे करेंगे आप जो भी करेंगे, है ना। तो प्रैक्टिकल करके अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको अपने रिस्क पे करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली यही फैक्ट है कि क्या होगा, जब आप हाथ डालेंगे थोड़ी देर बाद तब बस वो आपको हीट ही महसूस कराएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। बट अगर उसमें आयंस बचा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट
हो जाएगा। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, इसी वजह से ने बोला है कि आपको अपने रिस्क पे ही करना पड़ेगा। क्लियर? तो प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो हम लोगों को कंसेप्ट समझना है। तो दो टाइप के कंडक्टर हो गए, एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और दूसरा मेटालिक कंडक्टर। हमारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे जो सॉल्यूशन वाले होते हैं जिसमें आयंस होते हैं उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बोलते हो, और जो मेटालिक चीजें होती हैं, जो सॉलिड होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करता है। ठीक है, अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, तुम समझ गए हो, तो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। होता क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक रॉड है। लेट अस सपोज, सबसे फेमस हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, जिंक रॉड है ना। अब इसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात मैं कर रहा हूं। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जैसे जिंक से मिला हुआ कोई इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो, जैसे मैं ले लिया ZnSO4। ठीक है भाई, तो हम लोगों के पास ऐसा कोई सॉल्यूशन हो। मान लो मैं यहां पर एक रफ इमेज बना लेता हूं, हम लोगों के पास टाइम कम है और चीजें ज्यादा समझनी है और सारी चीजें समझनी है ना। तो यहां पे ना मैंने क्या कर दिया, यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन है किसका, जिंक सल्फेट का, ZnSO4 सॉल्यूशन है। अब तुमने क्या कर दिया, इसी सॉल्यूशन के अंदर तुमने जिंक रॉड को डिप कर दिया। ठीक है, तुमने क्या कर दिया है, जिंक रॉड को डिप कर दिया है इसी सॉल्यूशन के अंदर। तो मैं यहां पे कर देता हूं जिंक रॉड। अब तुम ध्यान से समझो, लेट अस सपोज तुम्हारे पास एक ग्लास पानी होता और उसमें ना तुम एक चॉक डिप किए होते हैं। तो चॉक क्या होता, धीरे धीरे ना टूट के सॉल्यूशन के अंदर आना चालू हो जाता है कि नहीं। तो जब चॉक आएगा तो सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होता जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर जिंक रॉड है और सॉल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट है, तो ये भी क्या करना चाहेगा, कंसंट्रेशन को बैलेंस करना चाहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या करना चाहेगा, तो रॉड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, रॉड में जिंक के एटम्स ज्यादा हैं, जबकि सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयन कम है। तो वो कंसंट्रेशन का क्या हो गया, एक डिफरेंस जनरेट हो रहा है, और उसी को बैलेंस करने के वजह से क्या होगा, वो चाहेगा कि मैं बैलेंस करूं और यहां से टूट के आने की कोशिश करेगा। जैसे चॉक को जब पानी में डिप करते हैं ना, तो वो चॉक भी क्या होता है, तुमने ये चीज देखा होगा, टूट के आना चालू कर देता है। सेम तरीके से अगर तुम दूसरे नंबर का चॉक डिप करते तो वो भी टूट के आना चालू कर देता, लेकिन पहले वाले के कंपैरिजन में क्या होता, स्लो आता है कि नहीं। स्लो क्यों आता, क्योंकि पहले से कुछ कंसंट्रेशन पहले वाले चॉक की वजह से बढ़ गया है। इसी तरीके से कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए ये आना चालू हो गया। अब यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन की जरूरत पड़ गई हम लोगों को। आप जरा सोचिए, सॉल्यूशन के अंदर क्या था, तो सर Zn+2 आयन था। तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा, सल्फेट के ऊपर -2 है तो जिंक के ऊपर क्या होगा, +2 आयन होगा, है ना। तभी तो ओवरऑल हम लोग न्यूट्रल लिखे हैं इसको। अब जरा सोचिए कि ये क्यों आता होगा, तो सर जिंक तो है हम लोगों का सॉलिड के फॉर्म में, लेकिन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कम होने की वजह से ना ये क्या करना चाहता है, कंसंट्रेशन को बैलेंस करना चाहता है। तुम भी तो अपनी जिंदगी में इक्विलिब्रियम लाना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, नहीं टॉप तो कम से कम अच्छे मार्क्स तो लाना चाहते ही हो, है ना। तो ऐसे ही सेम Zn+2 आयन भी क्या करना चाहता है, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो जिंक सॉलिड होगा और एक्वस मीडियम में आ जाएगा, है कि नहीं। यहां से Zn का एटम वो भी एक तरीके से आयंस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है ना। लेकिन जब ये आयंस के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो भैया ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां रिलीज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कहां रिलीज करने वाला है, इसी रॉड पे रिलीज करने वाला है 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही जब ढेर सारे रिएक्शंस होंगे तो आप सोचिए इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ती जाएगी। और सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, मैं यहां पे पहले लिख देता हूं, ये जो है हम लोगों का क्या हो गया, यहां पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को मिलने चालू हो गए। सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा जरा सोचिए, तो सॉल्यूशन के अंदर तो ये गया है ना, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस मिलते जाएंगे।
है ना। ये कैसा होता गया हम लोगों का, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस मिलते गए, यानी कि सॉल्यूशन तो हो गया हम लोगों का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो रॉड का बचा हुआ पार्ट है वो कैसा काम कर रहा है, निगेटिव टर्मिनल के जैसा। अब इसमें ना चार्ज का एक डिफरेंस जनरेट हो गया। अगर तुम वोल्ट मीटर लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल गया, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि ये जिंक रॉड का क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्लियर है, बात समझ में आया। तो अब मैं इसको लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, व्हेन अ मेटेलिक रॉड, क्योंकि लिखना भी आना चाहिए, है ना। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे, व्हेन अ मेटेलिक रॉड इज डिप्ड into its own salt solution, है ना, ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, कैसा रिएक्शन हो रहा था, रेडॉक्स रिएक्शन, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड, इसके बीच में डेवलप हुआ है, बिटवीन इलेक्ट्रोड, जो रॉड था, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड, is called what, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोलेंगे आप उसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। हम लोगों को जानना ये बहुत जरूरी था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जरा सोचिए, यही सेम सेटअप अगर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे कर लें, 1 atm प्रेशर के अंदर कर लें, मतलब आइडियल टेम्परेचर और प्रेशर करें, है ना, एनटीपी जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है। तो मैं बोलूंगा इफ, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुमको पूरी बात लिखना पड़ेगा, क्या, व्हेन अ मेटालिक रॉड इज डिप्ड इनटू इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, यहां पे कॉमा देंगे हम लोग, ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्ट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात क्लियर है। तो मैं यहां पे बस शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इफ इट इज डेवलप्ड at STP, then it is called, क्या बोलोगे, it is called standard electrode potential, standard electrode potential। ओके, चलो, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब बच्चे यहां पर ध्यान दो थोड़ा सा नोटेशन का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ना हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नॉट, ये जीरो नहीं है, क्या बोलेंगे, नॉट बोलेंगे, नॉट से रिप्रेजेंट कर दें। अब और आगे बढ़े हम लोग, जब बात हुई कि क्या यहां पर, तो मान लीजिए हम लोगों का ऑक्सीडेशन के वजह से ही ये काम हुआ था, अगर रिडक्शन रिएक्शन के वजह से हो, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो क्लियर होगा, है ना, रेडॉक्स में क्या चीजें होती थी, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता था, ऑक्सीडेशन में होता था बच्चे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन में क्या होता था, तो रिडक्शन में होता था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इतना मैं बेसिक बता दे रहा हूं, या फिर हम लोग क्या बोलते थे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर कमी हो गई, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब चलो, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ तो उसको क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, जिस कंडीशन में दिया हो, है ना। तो इस बात को भी हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या, इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक एक चीज तुम कॉपी पे लिखोगे, जो भी पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं ना वही तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करेगा। इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is developed due to oxidation reaction, then it is called क्या बोलोगे इसको, called ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से हो रहा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और क्या बोलोगे भाई, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा होगा तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में भी हम लोग लिख देते हैं SOP। क्लियर। अगर रिडक्शन रिएक्शन की वजह से हो रहा होगा, इफ इट इज डेवलप्ड ड्यू टू व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है, SRP। क्लियर। अब जरा सोचो, हम लोगों के पास कितने सारे मेटल हैं, है कि नहीं। अगर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं, लेट अस सपोज मैं यहां पे मेजर कर रहा हूं, मान लो हम लोग जो जिंक का लिए थे वही सेम ले ले रहे हैं। लेट अस सपोज यहां पर ZnSO4 जो हम लोगों का सॉल्यूशन था, और यहां पे हम लोग जिंक रॉड को डिप किए थे, है कि नहीं। अगर इस रॉड की थिकनेस को मैं बढ़ा दूं तो क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा, यस और नो, बिल्कुल आएगा, है ना, यस। अच्छा, अगर मैं इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम कर दूं या बढ़ा दूंगा तो आयनाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, और कम कर दूंगा तो आयनाइजेशन प्रोसेस बढ़ जाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, रॉड के थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अगर कोल्ड वेदर होगा तो सॉल्वेंट का नेचर सोचो, कोल्ड वेदर होगा प्रोसेस अपने आप स्लो हो जाएगा, हॉट वेदर होगा, हॉट एटमॉस्फेयर होगा, थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करने लगा, और यही रीजन है कि हम लोग हर मेटल का इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। मैं यहां पे एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ध्यान दो, वी कैन नेवर कैलकुलेट, क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते, द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल। ठीक है, ध्यान रहे, इससे असर्शन रीजन टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। अच्छा, तो हम लोग करेंगे कैसे भाई, तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वी कैन ओनली कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल with respect to a reference electrode। क्लियर है। अब यहां पर हम लोग आ गए हैं अपनी काम की चीज पे। ये तो तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए था, या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए था जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब जरा सोचो, हम लोग बहुत सॉल्वेंट का नेचर, इलेक्ट्रोड का साइज,
सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते। जब भी हम लोगों को मेजरमेंट करना हो किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में बाकी सारे मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर देते, ताकि एक यूनिफॉर्म डेटा हम लोगों को मिल सके कि इस मेटल के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिसिटी या कितना चार्ज का डिफरेंस डेवलप हो रहा है। क्लियर है? तो ये चीज हम लोगों को अब ध्यान से देखना है। रिफरेंस इलेक्ट्रोड बहुत सारे पुराने जमाने में यूज किए गए हैं, जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, या आपका जिंक अमलगम इलेक्ट्रोड हो गया। लेकिन अभी जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे वर्ल्ड वाइड कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहिए या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहिए, तो ये हम लोगों का यूज होता है और हम लोगों के सिलेबस में भी केवल और केवल यही है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया, सोचो कि इसके कंपैरिजन में ही बाकी सारे मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो इसका कंसेप्ट बच्चे को क्लियर होना चाहिए और एग्जामिनर इसी के बारे में पूछता भी है। ठीक है, अब मैं यहां पर हेडिंग करूंगा तुम्हारे लिए क्या, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर और हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, तो हम लोग बोल देते हैं सिंपली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर हम लोग और क्या बोल सकते हैं इसको, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जान लो एकदम ध्यान से, क्या अगर ये क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स का ही आएगा और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछेगा, कंस्ट्रक्शन पूछेगा, वर्किंग फिनोमेना पूछेगा, एप्लीकेशन पूछेगा। ठीक है, तो ये चीजें एग्जैक्ट क्लियर होनी चाहिए। 3 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स और ऐड कर दोगे तो तुम्हारा बोर्ड में 1% बढ़ जाएगा। इस वजह से हल्के में ना लें। ठीक है, चलो होता कैसा है ये, इसको हम लोग समझें। हम लोगों के पास होता क्या है भाई, हम लोगों के पास एक नॉर्मल ग्लास का, ऐसा कह लो कि बीकर के जैसा कंपार्टमेंट होगा। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया इस टाइप का। अब इसके अंदर ना हम लोग एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब डिप किए रहते हैं। इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब मतलब उल्टा रहता है। ठीक है, यहां पर इनलेट वाल्व रहता है और ऐसा एक ट्यूब हम लोग इसके अंदर डिप किए रहते हैं, जिसका शेप ना नीचे कुछ अलग ही डिजाइन का है, ऐसा कुछ, ये दोनों साइड में बराबर होगा। ठीक है, अब इससे ना क्या रहता है, इसके अंदर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है। मैं यहां पे लिखूंगा 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, H2 गैस को पास कराते हैं। कितने प्रेशर से कराएंगे भाई, तो 1 atm प्रेशर से कराएंगे। अगर कंस्ट्रक्शन पूछ दिया और तुमने अगर फिगर नहीं बनाया तो तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट हो जाए। ध्यान रहे, फिगर को दिल में बैठा लो एकदम। अब इसमें क्या होगा, एक प्लेटिनम का वायर लगा हुआ रहता है, प्लेटिनम का वायर, तो मैं यहां पर लिख दूंगा PT वायर। ठीक है, ये वायर आगे भी गया हुआ रहेगा। अब इस प्लेटिनम के वायर से यहां पे एक लगा रहता है प्लेटिनम का ही प्लेट, जिसकी कोटिंग हुई रहती है किससे, तो प्लेटिनम के ही ब्लैक एलोट्रॉप से। तो मैं यहां पर लिखूंगा प्लीटी प्लेट कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक एलोट्रॉप। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़े। अब इसमें होता क्या होगा, हम लोगों को ये सोचना है। मैं HCl लिखा हूं तो क्या इसमें
HCl ही होगा? नहीं, वो तो डिसॉल्व हो गया है ना, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, है कि नहीं? तो ये तो हम लोगों का पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि कंस्ट्रक्शन में तुम लिखोगे क्या। तो मैं यहां पे हेडिंग कर देता हूं कंस्ट्रक्शन। मैं लिखूंगा अ बीकर कंटेनिंग, वो ज्यादा बेटर लगेगा, है ना, बीकर कंटेनिंग 1 molar HCl solution have a inverted tube, है ना, by which we passes, क्या पास करते हैं उससे, we passes hydrogen gas at 1 atm pressure, 1 atm pressure, ठीक है, and tube have a platinum wire binded with what, platinum plate that is act as कैसा काम करेगा वो, इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रोड के जैसा काम करने वाला प्लेटिनम का एक वायर है। देखो जो चीज हम लोग बनाए हैं ना उसी चीज को मैंने लिखा है। 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर एक इन्वर्टेड ग्लास का ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं 1 atm प्रेशर पे, और इसके अंदर एक वायर प्लेटिनम का वायर है जो प्लेटिनम प्लेट के जैसा बंधा हुआ है, और वो कैसा काम करता है, एक इलेक्ट्रोड के जैसा काम करता है। अब कंस्ट्रक्शन हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब सोचो जरा क्या होता होगा, प्रैक्टिकली हम लोग इसको समझें, फील करना, महसूस करो। क्या जब तुम किसी ग्लास को इन्वर्टेड उल्टा करके पानी के अंदर जब तुम डिप किए होगे तो तुम्हें क्या महसूस हुआ कि उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं जाता? तो ये गलत बात है, थोड़ा बहुत तो जरूर जाता है। अगर मैं ऐसा एक बकेट के अंदर अगर मैं ऐसा एक ट्यूब डालता हूं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो पानी जाएगा, बाकी का जो भी एयर रहेगा वहां पे नहीं जा पाएगा, है ना। तो ऐसे ही सेम अगर इस ट्यूब को हम लोग डिप किए होंगे तो क्या सॉल्यूशन यानी कि 1 मोलर HCl सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं गया होगा, गया होगा। वो कहां तक गया होगा भाई? तो वो गया होगा लगभग मान के चलो यहां तक, ठीक है। बाकी का सारा हम लोगों का खाली है जिसमें हम लोगों का क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है इतनी बात? अब जरा सोचो, इसमें ना हम लोग 1 atm प्रेशर से हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे हैं, यानी कि यहां पर जो है ना, ये जो यहां तक लिक्विड पहुंचा था, जहां पर HCl सॉल्यूशन पहुंचा था, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस हम लोग एक्यूमुलेट करा रहे हैं। ढेर सारा वहां पर हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी हम लोगों को ऑब्जर्व होता होगा, जबकि सॉल्यूशन के अंदर यहां पर हम लोगों को H पॉजिटिव आयंस कम होगा, है कि नहीं। अब कंसंट्रेशन का डिफरेंस तुमको ऑब्जर्व होना चाहिए। यहां पर हाइड्रोजन गैस तो है ही नहीं, सरफेस के ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है और लिक्विड के अंदर H पॉजिटिव आयन है, जिसका नंबर कम होगा इन कंपैरिजन टू H2। अब क्या होगा, कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए तुम बताओ क्या होगा, यह हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहां पर साथ ही साथ वर्किंग फिनोमिना को भी लिखते जाता हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं वर्किंग फिनोमिना। चलो कंसेप्ट को हम लोग समझें तभी तो चीजें क्लियर होंगी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करना है। हम लोग लिखेंगे व्हेन वी पासेस, क्या पास कराते हैं भाई, हाइड्रोजन गैस H2 गैस, इट गेट एक्यूमुलेटेड, कहां पे इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड एट द व्हाट,
HCl सॉल्यूशन सरफेस क्लियर है कि नहीं? सॉल्यूशन के सरफेस पे यहां पर इकट्ठा होना चालू हो गया। अब जरा सोचो कि जब हमने इसमें पास कराया तो सॉल्यूशन के सरफेस पे इकट्ठा होना चालू हो गया। अब कंसंट्रेशन का डिफरेंस एक डेवलप हो गया, है ना? तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय विच a concentration difference is developed है ना, between what gas and what, तो HCl सॉल्यूशन। तुम यहां पे गैस के नाम पे कौन सा गैस समझ रहे हो? H2 गैस ही है ना। H2 गैस और HCl सॉल्यूशन के बीच में एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस डेवलप हो गया। अब वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? रिएक्शन प्रोसीड कराएगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन व्हाट, क्या? मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉल्यूशन एंड H2 गैस। कौन सा सॉल्यूशन? HCl सॉल्यूशन एंड H2 गैस। क्या होगा? H2 गैस गेट ऑक्सीडाइज। कैसे पता चला भाई? तो तुमको भी पता चल जाएगा, सोचो तो जरा। क्या हुआ है यहां पर ना, H2 गैस की क्वांटिटी ज्यादा थी, सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव का नंबर या कंसंट्रेशन कम था, तो ऑब्वियसली गैस जो है इस सॉल्यूशन के अंदर आना चालू हो जाए। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे होगा ऑक्सीडेशन? तो H2 जो है, जो गैसियस फॉर्म है, वो किस में आ जाएगा? तो 2H पॉजिटिव यानी कि लिक्विड के अंदर आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन कहां रिलीज कर देगा? उस प्लेटिनम वायर या प्लेट पर, जहां तक लेवल पहुंचा होगा सॉल्यूशन का, है कि नहीं? तो यहां पर ऑक्सीडेशन होना चालू हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब इसके वजह से क्या होगा, जरा सोचो। इसके वजह से क्या होगा? इस वायर पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयनों का नंबर बढ़ता जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में एक चार्ज का डिफरेंस डेवलप हो रहा है। लेकिन घबराओ नहीं, अभी कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ, अभी और आगे बढ़ना है हम लोगों को। क्या होगा भाई? H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ गया, तो मैं यहां पे लिखूंगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑफ H2 गैस, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस। और जैसे ही H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, जब इसमें H2 गैस एब्जॉर्ब हो गया है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है कि नहीं? अब कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज हुआ, तुरंत क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऊपर थी ना, वो इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ खींचना चालू कर देगा ड्यू टू अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या? In order to क्या? maintain the charge difference, these H positive ion of solution will attract the released electron of oxidation process। जो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था यहां पर, जो वायर पे था, उसको खींचना चालू कर देगा, है ना? ड्यू टू अपोजिट चार्ज रिलीज इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब जरा सोचो कि क्या होना होगा आगे। यानी कि जब खींचेगा तो क्या होगा भाई? सॉल्यूशन के अंदर 2H पॉजिटिव है, मैं एक्वस ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉन का अपटेक करेगा वो, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 गैस में कन्वर्ट होगा।
है ना। यानी कि अब क्या हो रहा होगा, अब हम लोगों को सोचने की जरूरत है। देखो अब क्या होगा ना, ये H पॉजिटिव इस प्लेट से ही इलेक्ट्रॉन को खींचकर बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन चालू कर देता होगा और इधर से हाइड्रोजन गैस हम लोगों का रिलीज होना चालू हो जाता होगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रहे, यहां पर जो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हुआ है वही हाइड्रोजन गैस बबल्स के जैसा नहीं निकल रहा है। जैसे तुम अगर एक पानी में कभी पाइप लगा के फूंक मारे हो तो जो हवा तुम रिलीज करते हो वही तो बबल्स के फॉर्म में निकलता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, जो गैस हम लोग दे रहे हैं ना वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है और नया गैस फॉर्म होके निकल रहा है। कंसेप्ट क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। तो मैं यहां पर लिख दिया दिस। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ध्यान देना, ड्यू टू oxidation and reduction both type of reaction the net charge difference between solution and platinum wire become zero। वायर become क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, जो हम लोगों का देखो जब ऑक्सीडेशन हुआ था उस टाइम पे ना इस इलेक्ट्रोड पे यानी कि प्लैटिनम वायर पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी थी और सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव का। लेकिन जैसे ही रिडक्शन हुआ फिर से वो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खत्म और इधर से H पॉजिटिव भी खत्म। तो कोई चार्ज का डिफरेंस ही डेवलप नहीं हुआ, इक्वल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, बिकम जीरो। ठीक है, मैं क्या बोलते हैं, चार्ज डिफरेंस बिकम जीरो। और इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, एंड हेंस ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है, वी कंसीडर what the net electrode potential of SHE standard hydrogen electrode equals to 0.00 volt। ध्यान रहे पूछा जाता है 1 मार्क्स में। क्या हो गया भाई, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल जीरो हो गया क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई चार्ज का डिफरेंस ही नहीं था। चलो अब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं उसको हम लोग समझें। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओके, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। मान लो अगेन मैं यहां पे क्या कर दिया, मैं यहां पर बना दिया SHE ही। ठीक है, एक हम लोग कंसेप्ट को अपना डेवलप कर लें। यहां पर हम लोगों का क्या हो गया भाई, तो यहां पर इनलेट वाल्व है और इसके अंदर हम लोग एक मेटालिक रॉड तो नहीं, क्या कर रहे थे, प्लेटिनम का वायर, तुम्हारा रिवीजन भी हो गया, और उससे प्लेटिनम की प्लेट लगी थी, ये वायर बाहर भी निकला था। यहाँ पर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लिए थे, पूरा सेटअप रखे थे तुम 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यहाँ से तुम H2 गैस को पास करा रहे थे, H2 गैस को। ठीक है, कितने प्रेशर के साथ, तो 1 atm प्रेशर के साथ। मान लो इसी सेटअप को मैं इस वायर को कनेक्ट करा देता हूं किसके साथ, जिंक मेटल के साथ। मैं यहां पर लिख देता हूं कि हमारे पास क्या है, Zn मेटल है। ठीक है, अब इसको मैंने डिप कर दिया किसके अंदर, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर। ये क्या मिला हम लोगों को, देखो अगर इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि इस रॉड के अंदर ये जो रॉड है हम लोगों का सॉलिड फॉर्म में, अगर ये एक्वस मीडियम में चलता जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को अगर मिल रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, तुम बताओ क्या हो रहा था, इस H2 गैस का, सपोज करो जो H2 गैस था ना, उसको क्या हुआ था, उसका ऑक्सीडेशन हुआ था, 2H पॉजिटिव एक्वस में आ गया था और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था ये भी। लेकिन जो H पॉजिटिव आयन था,
है ना, 2H पॉजिटिव आयन, और वो इलेक्ट्रॉन का अपटेक कर रहा था, खा रहा था, और क्या हो रहा था, H2 गैस का फॉर्मेशन कर रहा था। रिडक्शन रिएक्शन ये है, अगर इधर रॉड पे क्या होना चालू हो गया, जिंक वाले सेटअप में जिंक का अगर इलेक्ट्रोड हम लोग लेते हैं और उसके उसी सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं, तो हम लोग क्या पाएंगे कि सडन इधर रिडक्शन रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने वाले को रिड्यूस होना पड़ेगा, और जैसे ही बढ़ेगा ना, यहां से बबल्स का फॉर्मेशन सडन बढ़ जाएगा। हम लोगों को पता चल जाएगा कि SHE के कंपैरिजन में इस मेटल का नेचर कैसा है कि नहीं, पता चल जाएगा कि नहीं। अब इसका नेट तो हम लोगों के पास 0 था, अगर वोल्ट मीटर हम लोग लगा के मेजर करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा वो इसी रॉड का मिलेगा, और किसके रिस्पेक्ट में मिल रहा है, SHE के रिस्पेक्ट में मिल रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज मैं मान लेता हूं कि यहां पर ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना हो के रिडक्शन रिएक्शन होता, तो जो यहां पर गैस का इवोल्यूशन हो रहा था इस रिएक्शन की वजह से वो सडन कम हो जाता, क्योंकि इधर इस रॉड का अगर रिडक्शन हो रहा होता तो इधर का रिडक्शन स्लो हो जाता, ऑक्सीडेशन फास्ट हो जाता। तो गैस के इवोल्यूशन से पता चल जाता है हम लोगों को कि सामने वाला मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, और वोल्ट मीटर लगा के हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या किया गया, अब देखो हम लोगों के पास ये तो पॉसिबल है नहीं कि हर मेटल का लगा के हर बार कंपैरिजन किया जाए, तो SHE के रिस्पेक्ट में हर मेटल का लगाकर हम लोग क्या किए, एक अरेंजमेंट बना दिए। ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, SHE का रिस्पेक्ट में जो सीरीज बन गया उसको हम लोग बोलते हैं SRP सीरीज। ये किसके रिस्पेक्ट में बनाया गया है, ये चीज समझ लो। देखो हम लोग क्या करते हैं, SHE के कंपैरिजन में जब लिथियम को लगाया गया तो लिथियम का क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो रहा था, और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज है 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये कह रहा हूं कि लिथियम के पास ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है। अगर ये वैल्यू माइनस में लिख दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिड्यूस नहीं होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है। इस हिसाब से मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, मोर ऑक्सीडाइजेबल टेंडेंसी या मोर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और यहां पे मैं अगर इधर पॉजिटिव वैल्यू हो गया SRP में, यानी कि इनकी टेंडेंसी कैसी है, तो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी नहीं रखते। ठीक है, यहां पे मैं लिख सकता हूं नेगेटिव वैल्यू है यानी कि लीस्ट रिड्यूस्ड, लीस्ट रिड्यूस, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो क्या मोस्ट रिड्यूस्ड, ऐसे होते हैं। और जैसे जैसे वैल्यू कम होती जा रही है वैसे वैसे टेंडेंसी हम लोगों का कम होता जाएगा। ये टेबल हम लोगों का कहां से आता है, तो टेबल हम लोगों का आता है, अभी मैं बताया कि ऐसे कंपेयर करके हम लोग एक सीरीज बना लिए, सबका रिडक्शन पोटेंशियल में ही हम लोग रखे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल तुमको पूरा क्लियर हो चुका है। इसी को हम लोग बोलते हैं SRP सीरीज। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। तुम्हें ना हमेशा एग्जाम में ये जो वैल्यू है, डेटा है, वो तुमको मिलेगा, क्लियर है। बस तुमको ये सीरीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन पहले कौन बाद में। इसका भी ट्रिक है, लेके बाबा का नाम मांगे अली, और यहां पर वाटर है, जाकर फेंको सीढ़ी कोई नीचे, ठीक है, सुनो प्रभु हनुमान। तो यहां तक तो हम लोगों का हाइड्रोजन तक का ही मेन रोल पड़ता है। तो ये चीज तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए जिससे कि तुम सारी चीजों को क्लियर कर सको। हाइड्रोजन से जो भी ऊपर रखते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, और हाइड्रोजन से नीचे वाले देखो सब पॉजिटिव वैल्यू होता गया है, यानी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी, क्लियर है। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग सेल बनाना सीखेंगे, जो कि सीखेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो बने रहिए, थैंक यू।